नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, बहुत सारी घटनाएं आसपास घटती रहती है। आपके आसपास हो या दुनिया भर में हो, कुछ ना कुछ होता रहता है। और जब होता रहता है तो हम इस यहाँ तब देख रहे हैं, इतने में यहाँ की खबर आती है, वहां की खबर सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वहां से कुछ होता है और हमारा ध्यान बढ़ जाता है। हम किसी भी एक घटना को सही तरीके से समझ नहीं पाते और इसलिए उसका विश्लेषण आवश्यक होता है। और जब विश्लेषण आवश्यक होता है तो उसके साथ साथ अलग अलग उसके जो रेफरेंस होते हैं वो भी महत्वपूर्ण होते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वरना ये बात हो जाती है कि एक के बाद जो घटनाएं आती है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं दब जाती है। आपको मोहनजोदड़ो तो मालूम होगा। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये पुरानी जो सिविलाइजेशंस थी, उनके अवशेष मिले हैं, रिमेन्स मिले हैं। तो एक के एक नीचे एक बाढ़ से दब गई शहरें मिली। सात नगर मिले, एक के नीचे एक। सिंधु नदी का जो कुछ है, तो नीचे दबते गए, नए लोग आते रहे, नया शहर बसा। तो इसी ढंग से बहुत सारी घटनाएं जब होती है और उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है तो उसका सही विश्लेषण नहीं हुआ, सही तरीके से हमने वो समझ ही नहीं पाई, तो उसके जो परिणाम होते हैं उससे तो हम छूट नहीं पाते, उससे छुटकारा नहीं होता। और इसलिए जो घटनाएं होती है उसमें जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, जिसका समाज जीवन पर बड़ा तगड़ा प्रभाव पड़ता है, वो समझना जरूरी होता है। और ऐसे में अगर उसमें से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं दब गई दूसरे खबरों के नीचे या दबाई गई, तो उसका परिणाम से हम छूट नहीं सकते। उसका प्रभाव तो हम पर और हमारे जीवन पर पड़ने वाला है ही। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि चाइना, टैरिफ वगैरह वगैरह जो कुछ चल रहा है, फिर हमारे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन चल रहा था। मुंबई में बहुत सारे हजारों लोग आकर सब अनुशासनहीनता हो गई थी, कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था। फिर उधर राहुल गांधी बिहार में वोट चोरी का लेकर बैठ गए थे। कई पंजाब में बाढ़ वगैरह आ गई, यही सुन रहे। इसके बीच एक बड़ी घटना, जो घटनाक्रम चल रहा है, घटना हुई नहीं, होने वाली है, लेकिन घटेगी, ये भी जरूरी है और होने वाली है, लेकिन उस पर हमारा ध्यान तक नहीं है। ना कि मीडिया की चर्चा में ये बात है। आपको याद होगा कि कुछ हफ्ते पहले देश के उपराष्ट्रपति, जो संसद का ऊपरी सदन होता है, राज्यसभा, उसके चेयरमैन हुआ करते हैं, वो जगदीप धनखड़ थे। उन्होंने कुछ ऐसा खुरापत की कि उनको अचानक से इस्तीफा देना पड़ा और वो जगह खाली हो गई। तो वो जगह भरने के लिए, यानी राज्यसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा के चेयरमैन और देश के उपराष्ट्रपति चुनने के लिए आयोग को एक चुनाव लेना पड़ रहा है, जिसमें नए राष्ट्रपति चुने जाएंगे, जिसमें उस चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के जितने सांसद हैं, नियुक्त सांसद छोड़ के सबको वोटिंग करना है। यानी वोटर्स कौन है सबको पता है। बीजेपी के इतने, कांग्रेस के इतने, राज्यसभा में इतने हैं, लोकसभा में इतने हैं, ये गुट के इतने, वो गुट के इतने, इस गठबंधन के, उस गठबंधन के, ये सब ब्यौरा हमारे सामने है। तो इसमें एनडीए ने, यानी बीजेपी का जो गठबंधन है, उन्होंने राधा कृष्णन नाम के कैंडिडेट को चुनाव में खड़ा किया है। और दूसरी तरफ जो राहुल गांधी का या कांग्रेस का इंडी गठबंधन है, उन्होंने सुदर्शन रेड्डी नाम के एक कैंडिडेट को खड़ा किया है, जो पूर्व न्यायाधीश है। अब इसमें कौन किस तरफ से वोट करेगा ये भी हमें मालूम है।
जो बीजेपी है या बीजेपी के गठबंधन में है, उनकी संख्या 422 या 423 बताई जाती है, और कुल मिलाकर इसमें वोटिंग करने वाले जो सांसद है उनकी संख्या कुछ 778 है। इसका मतलब साफ है, अगर 340 सॉरी 390 अगर एक कैंडिडेट को वोट मिल जाते हैं तो वो जीत जाएगा। मतलब साफ है, 778 में जिसके पास 400 वोट हो गए वो उपराष्ट्रपति बनने वाला है। और इस परिस्थिति में अगर एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी का जो गठबंधन है उसके पास अगर 423 वोट है तो उनका ही राष्ट्रपति बनेगा, ये हम सब जानते हैं। क्योंकि 390 में अगर क्लियर हो जाता है तो उनके पास 33 वोट ज्यादा है। लेकिन ये भी होता है कि पार्टी का सांसद है इसलिए इसी कैंडिडेट को वोट देना है, ऐसा व्हीप नहीं निकाला जाता। हर एक को अपने मन से वोट देने का अधिकार है, और इसलिए जो यहाँ का वोटर वहां वोट देता है और वहां का यहाँ देता है उसको क्रॉस वोटिंग बोला जाता है। तो वो क्रॉस वोटिंग होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, और इसलिए जब तक वोटिंग नहीं होता और मतगणना नहीं होती तब तक यही जीत जाएगा और वही हार जाएगा, ये बात हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऊपरी फैक्ट जो है, तथ्य है, वो देखे तो हमारे समझ में आता है कि बिल्कुल आसानी से एनडीए का कैंडिडेट जीत जाएगा। और ये गारंटी सिर्फ हमें नहीं है बल्कि एनडीए के नेता, बीजेपी के नेता अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, उनको भी वो गारंटी है। वो निश्चिंत है, उनको कोई चिंता नहीं है कि उनका कैंडिडेट जो है, जो महाराष्ट्र के गवर्नर हुआ करते थे राधाकृष्णन, उनको बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया, वो आराम से जीत जाएंगे। अगर थोड़ी सी भी चिंता होती तो गणपति के दर्शन के लिए अमित शाह मुंबई में आकर 2 दिन नहीं रुकते, ना नरेंद्र मोदी जापान और चाइना का दौरा करते। क्योंकि एक बात साफ है, दुनिया में अगर आपको कहीं मुल्कगिरी करनी है, कहीं लड़ाई जीतने जाना है, तो आपका जो ग्राउंड है, आपका जो किला है, वो पक्का होना चाहिए, भक्कम होना चाहिए। तो जब तक गुजरात भक्कम नहीं था तो मोदी जी नेशनल पॉलिटिक्स में नहीं थे। आज अगर वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं और बड़े बड़े देश में जाकर झंडे गाड़ रहे हैं, तो मतलब साफ है कि उनको गारंटी है कि मेरे पीछे मेरा देश ताकत लगाकर खड़ा है। कुछ गड़बड़ देश में होने वाली नहीं है, ना पॉलिटिकल गड़बड़ होगी। और इसलिए जब जगदीप धनखड़ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे थे तो उसी रात कुछ घंटों में उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उससे पता चलता है कि मोदी और अमित शाह और बीजेपी की नेशनल पॉलिटिक्स में कितनी पकड़ है। उनके पास मेजॉरिटी नहीं है लोकसभा में, ये माइनॉरिटी पार्टी की गवर्नमेंट है, औरों के सपोर्ट पर चलने वाली गवर्नमेंट है। फिर भी उनकी जो पकड़ है वो इससे समझ में आती है कि माइनॉरिटी होने के बावजूद जो एकदम सीरियस उन्होंने फैसले किए उससे पता चलता है। और इसलिए इस पार्श्वभूमि पर हम अगर मोदी का दौरा या अमित शाह का मुंबई आना ताड़ कर देखते हैं, जांच कर देखते हैं, तो पता चलता है कि उनको फिक्र नहीं है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में परिणाम क्या आने वाले हैं। लेकिन यही मामला खत्म नहीं हो जाता। हाँ, जो गवर्नमेंट है उसका कैंडिडेट हार जाता है तो बड़ा सत्ता में और सत्ता की पॉलिटिक्स में उलटफेर हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई संभावना नहीं है, ऐसी कोई संभावना नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखें तो जो विपक्ष है उनके भी कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी घूम रहे, लेकिन उसमें इतनी जान नहीं है कि मीडिया को लगे कि भाई इस पर चर्चा करे।
बस शुरू में उम्मीदवार के नाम आने तक चर्चा हुई, उसके बाद कोई उस पर चर्चा नहीं कर रहा है। इसका कारण साफ है, सब लोगों ने मान लिया है कि भाई इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कल तक हम जगदीप धनखड़ बोलते थे, अब राधाकृष्णन बोलेंगे, बीजेपी का कैंडिडेट चुनकर आएगा। लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है कि बीजेपी का कैंडिडेट चुनकर आएगा, ये हमने गृहित समझा है, एजम किया है। लेकिन उसके बावजूद जो वोटिंग पैटर्न होगा उपराष्ट्रपति के चुनाव में, जो वोटिंग पैटर्न होगा वो बड़े मायने रखता है, बड़े मायने रखता है। इसलिए कि उसके बाद इमीडिएट 2 महीने में बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला है, और वहां बीजेपी और नीतीश पिछले 20 साल से सत्ता में है। दो कुछ 1-1.5 साल की बात छोड़ दो तो दोनों मिलकर सत्ता में है और लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। और लालू या कांग्रेस 20 साल से सत्ता से बाहर है, 1-1.5 साल का फर्क हम करें तो बीजेपी फिर से 5वीं बार बिहार जीतना चाहती है, एनडीए जीतना चाहती है। लेकिन वो जीत इतनी आसान इस वक्त नहीं लग रही थी, लेकिन अब आसान हो गई है जो चल रहा है। लेकिन वो बात छोड़ दो, उसकी चर्चा चल रही है, ओपिनियन पोल आ रहे, लेकिन बात वहां तक नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूं वो बात इसलिए अलग है कि अगर समझो, अगर एनडीए का उम्मीदवार राधाकृष्णन जीत जाते हैं, लेकिन उनके पास जो 423 वोट है, उससे भी अगर ज्यादा वोट मिल जाते हैं तो उसका मतलब अलग से निकालना पड़ता है, अलग से निकालना पड़ता है। क्योंकि माना यह जाता है कि लोग मोदी के खिलाफ है या मोदी के साथ है, तो 423 मोदी के या बीजेपी के साथ है, और बाकी जो बचते हैं वो मोदी के और बीजेपी के खिलाफ है। यानी कुछ आंकड़ा होगा 300, 300, 280, 300 जो कुछ होगा। अगर 423 से ज्यादा आंकड़ा संख्या बीजेपी को कैंडिडेट को वोट में मिलती है तो राजनीति में गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि इसका मतलब साफ है कि मोदी जी पर देश का भरोसा है ही, लेकिन जो आज पार्लियामेंट में बैठे हुए 778 एमपी है, सांसद है, उसमें बड़ी तादाद में मोदी पर पूरा का पूरा भरोसा है। और जो सरकार के साथ नहीं बैठते ऐसे सांसद भी मन से मोदी के साथ है। और जब ऐसे आंकड़े आ जाते हैं तब विपक्ष जो होता है उसके मन की ताकत और टूटती है, और टूटती है कि हम इतना कुछ कर रहे हैं। राहुल गांधी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते हैं, वोटर लिस्ट में गड़बड़ दिखाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला जाता है, चुनाव आयोग पर आरोप होता है। और इसके बावजूद अगर राहुल गांधी की राजनीति के साथ जो कुछ विपक्ष के लोग हैं, अल्पमत में हो गए लेकिन है, वो भी उनके साथ नहीं है, ये अगर मतगणना से प्रूव होता है तो उसके बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह बड़े आक्रामक हो जाएंगे। मैं साफ साफ बोल रहा हूं, 420, 422 से ज्यादा, समझो 25, 30, 40 वोट ज्यादा मिलते हैं, राधाकृष्णन जीत जाते हैं, और उनको मिले हुए वोट अगर 440, 450 हो जाते हैं, उसका मतलब साफ होता है कि विपक्ष में बैठे बीजेपी के खिलाफ राजनीति करने वाले बहुत सारी पार्टियां छोटी मोटी और उनके सांसद राहुल गांधी के खिलाफ है, राहुल गांधी की और कांग्रेस के राजनीति के खिलाफ है। और बात सिर्फ छोटी मोटी पार्टियों की नहीं है, कांग्रेस के कुछ 40-45 राज्यसभा सांसद है, और लोकसभा में उनके 98-99 है, तो दोनों मिलकर 135-140 के आसपास कांग्रेस के वोटर हैं इस उपराष्ट्रपति चुनाव में। तो अगर उसमें से
40-50 का फर्क पड़ता है। यानी विपक्ष के अगर 40 या 50 वोट अगर बीजेपी के कैंडिडेट को, राधा कृष्णन को ज्यादा मिलते, तो उससे साफ साफ एक सिग्नल उभर कर सामने आएगा कि कांग्रेस के भी वोट टूटे हैं। और वो वोट अगर 25, 40, 30, 32, 15 हो गए तो भी वो राहुल गांधी की लीडरशिप पर अविश्वास व्यक्त करने वाले होंगे और इससे बड़ी पॉलिटिकल उथल पुथल शुरू हो जाएगी। राजनीति की उथल पुथल विपक्ष के खेमे में शुरू हो सकती है अगर मैं बोल रहा हूं इस ढंग से आंकड़े आ गए। यानी जो 422-23 कुछ एनडीए के वोटर है पक्के, उससे 5-10 हो गए, 430-35 छोड़ दो। लेकिन अगर वो आंकड़ा 450 या उसके ऊपर जाता है तो राहुल गांधी और इंडी अलायंस की जो राजनीति चल रही है या चल रही है उसके खिलाफ इंडी अलायंस में उसके छोटी छोटी पार्टियों ने और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस में ही जो मेन विपक्ष की पार्टी है उसमें भी राहुल गांधी की लीडरशिप के खिलाफ मत बन रहा है और ये सिग्नल मिलता है। तो ऐसे सिग्नल के बाद अमित शाह, नरेंद्र मोदी या बीजेपी की लीडरशिप जो है वो बड़ी आक्रामक हो जाती है। आज तक हम 24-25 साल की मोदी की राजनीति, गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से लेकर आज तक की राजनीति हम अगर बारीकी से देखें और समझने की कोशिश करें तो एक बात साफ होती है, जब अपोजिशन वीक होता है, दुबला होता है, कमजोर होता है, तब मोदी और अमित शाह ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं और वो बची कुची पार्टी है उसको भी अर्धमरा करके छोड़ने पर विश्वास करते हैं। हमने देखा पाकिस्तान को खत्म नहीं किया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत है कि वो अपने पैरों पर खड़ा होने की हिम्मत तक नहीं पाकिस्तान कर पा रहा। इसलिए अगर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट राधा कृष्ण अगर 440, 450, 460 ऐसे वोट लेकर जीत जाते हैं तो वो चुनाव मंगलवार को होने वाला है। रात को मतगणना है, मतलब मंगलवार के रात के बाद अगर मैं बोल रहा हूं इसी ढंग से आंकड़े सामने आ गए तो 10 सितंबर यानी बुधवार से भारत की राजनीति में बहुत बड़ा फिर बदल शुरू हो सकता है। शायद बाढ़ आ सकती है, शायद सुनामी आ सकती है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये घटना जो उपचुनाव है उपराष्ट्रपति पद का, ये घटना छोटी नहीं है, इस पर मीडिया में चर्चा तक नहीं हो रही है। लेकिन जिस ढंग से ये आगे बढ़ रहा है वो देखकर मुझे लगता है कि ये आने वाली जो सुनामी है उसका सबसे बड़ा सिग्नल है, आहट है। देखते हैं, अभी रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।